हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और नदियों का आज ये हमारा तीसरा भाग है। जी दोस्तों, इसके पहले हम नर्मदा नदी, सोन नदी और जो हमारी चंबल नदी थी, इन तीन नदियों के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारे दोस्तों जो नदियाँ हैं वह हम पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी चौथी नदी होगी वह है दोस्तों आपकी ताप्ती नदी और बेतवा जो है पांचवी नदी। इसके पहले दोस्तों हमने तीन नदियां कवर अप कर ली थी। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम देखेंगे ताप्ती नदी के बारे में। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें से अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए सब कवर करवाए जा रहे हैं दोस्तों, और जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे वो भी हम पूरे के पूरे कवर अप करने वाले हैं। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज का सेशन दोस्तों हम पहली नदी पढ़ते हैं ताप्ती के बारे में। तो आप सभी को मैंने पहले जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने सभी नदियों को मैप के थ्रू देख लिया था, फिर भी आप थोड़ा सा देखिए। तो दोस्तों जो हमारी ताप्ती नदी है वह निकलती है बैतूल, ये वाला क्षेत्र दोस्तों आपका बैतूल कहलाता है। कहाँ से निकलती है तो आप बोलोगे सर बैतूल, ये बैतूल जिला है, बैतूल जिला, ठीक है ना। बैतूल से निकलती है, यहाँ से बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, ऐसे आगे बढ़ती है, थोड़ा सा यहाँ पे खंडवा को टच करते हुए बुरहानपुर के सेंटर से होते हुए महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र के आगे जाते हुए गुजरात से होते हुए जाकर के गिरती है कहाँ, खंभात की खाड़ी में। तो ये आपको ये देखना है कि सबसे पहले उद्गम ताप्ती नदी का, सबसे पहले आप देखेंगे उद्गम, क्या देखेंगे, उद्गम, ये निकलती कहाँ से है। तो आप बताओगे बैतूल की मुल्तई पहाड़ी से। जी हाँ दोस्तों, बैतूल की मुल्तई पहाड़ी से अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना दोस्तों। आगे अगर बात की जाए इसकी लंबाई, तो आप बताओगे इसकी लंबाई 724, किसी बुक में आपको 725 भी मिलेगा, तो ये आप याद रखिएगा 724। आगे देखिएगा अगर यह मध्य प्रदेश में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में यह 333 किलोमीटर प्रवाहित होती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा नदी जो है वह कितना, टोटल उसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लंबाई तो आप बताते हो 1077 किलोमीटर है। तो इसी तरह आप बताओगे कि यह नदी की अगर बात की जाए दोस्तों तो लंबाई आप बताओगे 724 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में 333 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अब अगर समापन की बात करें दोस्तों, इसका समापन कहाँ होता है तो आप बताओगे इसका समापन होता है खंभात की खाड़ी, अरब सागर, खंभात की खाड़ी अरब सागर में इसका समापन होता है। वहीं अगर बात की जाए यह सूरत के पास, जी हाँ दोस्तों, सूरत के पास, किस जिले के पास, गुजरात के सूरत के पास। यह दोस्तों कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, नर्मदा भी लगा के आते हैं दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है नर्मदा नहीं, यह सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो यहीं पे सूरत में ही ताप्ती नदी के तट पर बंदरगाह है। आप बताओ कौन सा, तो एक बंदरगाह है इसी के तट पे जिसे हम कहते हैं रज्जू सेतु बंदरगाह भी यहीं पे है सूरत में, नर्मदा ताप्ती के तट पे। कौन सा, रज्जू सेतु बंदरगाह भी आगे है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों इस नदी की, अगर इस नदी के क्षेत्र की बात करें तो देखिए ये इस नदी के यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों तो मैंने बताया था
एक पर्वत है ऐसे, ये पर्वत है दोस्तों, आगे जाकर के ये सी आकार में आ गए, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्वत वाले पार्ट में पढ़ चुके हो, सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत जो है वह मुख्यतः अगर बात की जाए तो ये वाला जो इधर का श्रेणी कहलाता है उसे हम राजपीपला, बीच वाले को क्या कहते हैं, महादेव कहते हैं, ये वाली श्रेणी मैकल कहलाती है। तो ये वाला भाग अगर बात की जाए ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण की ओर से प्रवाहित होती है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों इस क्षेत्र पे आगे तो विंध्याचल पर्वत है, और यहीं से अगर बात की जाए इसी क्षेत्र पे क्या पड़ता है, अनूपपुर, और अनूपपुर से ही अमरकंटक की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी निकलती है, जो कि ऐसे जाकर के आगे यह भी निकलती है। तो अगर नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है सतपुड़ा पर्वत की अगर बात की जाए उत्तर की ओर तो नर्मदा नदी, और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी। तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है, जल विभाजक का कार्य करता है। कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों अगर बात की जाए जिलों की, अगर बात की जाए जिले, तो आप बताओगे 3 जिले मध्य प्रदेश के पड़ते हैं इसमें। कौन कौन से 3 जिले आप बताओगे? पहला तो हो जाएगा सर बैतूल, कमेंट कर दीजिए बैतूल किस संभाग में आता है। दूसरा देखिए, दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरा आप बताओगे खंडवा, और तीसरा हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर, ये दोस्तों आपको याद रखना है, बुरहानपुर। बैतूल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बैतूल। अगर बात की जाए दोस्तों बैतूल की, तो बैतूल किस संभाग में आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। अब यहीं अगर दोस्तों बात की जाए इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों की, तो देखिए इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों तो पूर्णा, आप याद रखिए पूर्णा, गिरी, पूर्णा, गिरी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी आप बताओगे सर? सहायक नदियां इसकी पूर्णा, गिरी और बोरी। कौन सी? बोरी इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा, गिरी और बोरी, ठीक है ना। इसको गिरी या अलग एक और नाम इसको बोलते हैं गिरना, गिरी नदी को गिरना नाम से भी जाना जाता है, गिरना। और यह है बोरी, बोरी। ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं, पूर्णा, गिरी या गिरना और आगे कौन सी है, बोरी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं अगर आप दोस्तों इसकी बात करें अपवाह क्षेत्र की, अपवाह क्षेत्र, तो दोस्तों अगर इसकी अपवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। 65,145 वर्ग किलोमीटर, 65,145 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। कितना अपवाह क्षेत्र है आप बोलोगे सर? 65,145 वर्ग किलोमीटर। अब चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको फिर मिटाऊं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे दोस्तों अगर बात की जाए इसके अगले फैक्ट की, तो ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो यह भी डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है आगे बताओगे? ताप्ती नदी भी क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती। एस्चुरी, एस्चुरी को दूसरा क्या कहते हैं आप बोलोगे? एस्चुरी को ही क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख के नाम से भी एस्चुरी को जाना जाता है। जैसे नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, तो मैं पहले ही बताया था कि जो भारत की नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वह क्या बनाती हैं? एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं। और जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं वह डेल्टा बनाती हैं। आगे देखिए दोस्तों अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी भारत की दूसरी बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पहली बड़ी कौन सी है? तो अब बताओगे सर नर्मदा नदी। दूसरी बड़ी नदी कौन सी है?
ताप्ती नदी, जो कि आप बताओगे क्या, पश्चिम से, आप बताओगे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों इसके अन्य नाम की, जी हाँ दोस्तों, अन्य नाम की अगर बात करते हैं ताप्ती नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो देखिए अन्य नाम इसे सूर्यपुत्री, तापी आदि नाम से भी जाना जाता है। सूर्यपुत्री, तापी आदि नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों आगे में राज्य, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है नदी, तो आप बताओगे 3 राज्य। कौन कौन से लोग सर? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में यह नदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। अगले फैक्ट की ओर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी जो है यह भारत की दूसरी बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसका अववाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। तो बस दोस्तों ताप्ती के इतने ही फैक्ट हैं और इतने से ज़्यादा क्वेश्चन ताप्ती से नहीं बन सकते हैं। अब हम अगली नदी की ओर दोस्तों देखेंगे, जो कि है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है। बेतवा नदी क्या देखने वाले हैं दोस्तों, हम देखने वाले हैं अब बेतवा नदी के बारे में। अब देखिए बेतवा नदी जो कि हमारी 5वीं है इस लेक्चर में। दोस्तों हमने पहले देखा नर्मदा नदी, जो कि हमारा क्रम भी है सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की नदी। कौन सी है आप बताओगे सर? नर्मदा। दूसरी कौन सी आप बोलोगे? चंबल। तीसरी कौन सी आप बोलोगे? सोन। चौथी आप बोलोगे सर ताप्ती। और 5वीं जो है बेतवा। तो ये 5 नदियों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ ली है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब मध्य प्रदेश की और जो प्रमुख नदियां और बच जाएंगी 10 से 12 नदियां, और उनको हम लिस्ट में बता देंगे और उनके एक एक जो दो फैक्ट होंगे दोस्तों उनको हम कवर अप करवा लेंगे। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में वहां पे हमारा नदियों वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे हम बेतवा नदी के बारे में, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उद्गम। जी हाँ दोस्तों, अगर उद्गम की बात करेंगे हम, उद्गम की, तो आप इस नदी का उद्गम कहां से होता है? आप बोलोगे सर रायसेन के कुमरा गांव। रायसेन के कुमरा गांव से उद्गम होता है बेतवा नदी का। रायसेन के कुमरा गांव से होता है। वहीं दोस्तों एक बार पूछ लिया था तहसील, तो तहसील अगर पूछ लेता है तो आपको तहसील भी याद रखना है। तहसील, तो तहसील आप क्या बताओगे? गोहरगंज तहसील। ऐसे दोस्तों एक बार पूछा था कि जो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है तो किस तहसील में पड़ता है? मैंने बताया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा कि नर्मदा का उद्गम किस तहसील से होता है। ठीक है ना, नर्मदा का उद्गम आप किस तहसील से होता है। आगे दोस्तों अगर बात करते हैं हम समापन की, बेतवा के समापन की, तो आप बताओगे समापन होता है हमीरपुर के निकट यमुना में। अब देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों इस नदी की, तो यहां से निकलती है, ये वाला क्षेत्र रायसेन से निकलती है। रायसेन से फिर होती है दोस्तों विदिशा से यहाँ पे पहुंचती है अशोकनगर के बाद यहाँ पे दोस्तों शिवपुरी की बात प्रवेश कर जाती है ये वाले क्षेत्र में, जिसको हम क्या कहते हैं? निमाणी से होते हुए दोस्तों कहाँ पे पहुंचती है? आप बोलोगे ये बॉर्डर इधर पे बनाती यूपी की और निमाणी, और फिर थोड़ा सा प्रवेश करती है टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से आगे जाते हुए मिल जाती है दोस्तों किसमें? आप बोलोगे सर ये नदी आई है यमुना। तो यहाँ पे पड़ता है हमीरपुर के पास जाकर के यह यमुना में मिल जाती है। तो वहीं अगर बात करते हैं जिले दोस्तों, यह नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो जिले देख लीजिए, जिले कौन से हैं? तो पहले तो जहाँ से निकल रही है उसके लिख लीजिए रायसेन। दूसरा अगर दोस्तों बात करें तो दूसरा है विदिशा,
वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरे की, तो तीसरा है अशोकनगर, अशोकनगर। वहीं अगर अगले जिले की बात करते हैं दोस्तों, चौथा जिला, तो चौथा जिला है दोस्तों शिवपुरी। वहीं अगर बात करते हैं पांचवा की, तो पांचवा कौन सा है आप बताओगे सर? पांचवा है निमाड़ी। वहीं अगर बात करते हैं छठे की, तो छठा कौन सा है आप बोलोगे सर? टीकमगढ़, टीकमगढ़। तो दोस्तों ये 6 प्रमुख जिले जो हैं जहां से बेतवा नदी प्रवाहित होती है, वह 6 जिले आप देखोगे रायसेन, रायसेन के उत्तर में, रायसेन के उत्तर में यहाँ पे कौन सा पड़ता है आप बोलोगे सर? यहाँ पे पड़ता है विदिशा, विदिशा से होते हुए यहाँ पे क्या पड़ता है? अशोकनगर। तो याद रखिएगा अशोकनगर। पहले जो गुना क्षेत्र होता था, तो गुना को कई बुक में अभी भी लिखा है कि जो बेतवा नदी है वह गुना को विभाजित करती है 2 भागों में, लेकिन नहीं दोस्तों, यह अशोकनगर से जाती है क्योंकि अब अलग हो चुका है गुना अशोकनगर से। तो याद रखिएगा यह प्रभावित होते हुए कहाँ से? अशोकनगर, तीसरा अशोकनगर, चौथा यहाँ पे पड़ता है दोस्तों शिवपुरी, ये वाला क्षेत्र शिवपुरी है, शिवपुरी। फिर प्रवेश कर जाती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद फिर प्रवेश करती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहाँ पे प्रवेश करती है? निमाड़ी में, निमाड़ी से होते हुए टीकमगढ़, टीकमगढ़ से आगे जा करके हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। तो आप यह भी याद रखिएगा ऐसी कौन सी नदी है जो पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश पहुंचती है और फिर मध्य प्रदेश पहुंच जाती है, तो आप याद रखिएगा बेतवा। उसी तरह चंबल देखिए मध्य प्रदेश से निकल रही थी, फिर यहाँ पे राजस्थान को गई थी, फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, छोटी मगर मोटी बातें हैं, आप याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में आता है और बच्चे गलत करके चले आते हैं दोस्तों, आपको यह याद रखना है। अब अगर पूछते हैं राज्य दोस्तों, कौन कौन से राज्य में प्रवाहित होती है नदी? राज्य तो आप बताओगे राज्य 2 ही हैं, कौन कौन सा है? पहला तो सर अपना एमपी होगा जहां से निकलती है, और दूसरा होगा यूपी। एमपी और यूपी से निकलती है, जी हाँ दोस्तों, एमपी और यूपी से निकलती है। अब याद रखिएगा जो यह नदी है इसका महत्व भी काफी ज्यादा है। क्यों महत्व काफी ज्यादा? आप देखोगे यहाँ से जाएगी तो रायसेन में अगर बात करो यहाँ पे इसका प्रमुख सांची, आगे विदिशा, तो सांची और विदिशा जैसे ऐतिहासिक नगर अगर बात करें यहाँ ओरछा, तो यह प्रमुख नगर बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर, जब तक आप इसे लिख लीजिए, जब तक आप इसे लिख लीजिए। चलिए मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आप नोट्स भी साथ में बनाते चलो। अब देखते हैं दोस्तों अगले फैक्ट पे, इसके अन्य नाम। अन्य नाम सभी नदियों के दोस्तों इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बेतवा की बात करें तो अगला नाम है दोस्तों बेत्रवती, बेत्रवती। वही अगर बात करें शिवपुत्री, जी हाँ दोस्तों, इसे शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। बेत्रवती व शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, शिव की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे दोस्तों अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की, सहायक नदियों की, तो सहायक नदी इसकी प्रमुख कौन सी दोस्तों? तो आप बताओगे इसकी प्रमुख जो सहायक नदी हुआ है बीना, धसान व हलाली, बीना, धसान व हलाली, यह प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बीना, धसान और हलाली सहायक नदियां हैं बेतवा की, ये दोस्तों आपको याद रखना है। और अगर बात करते हैं दोस्तों बीना पे ही अगर बात करें दोस्तों, बीना नदी पे सागर में एक भालकुंड जलप्रपात, बीना नदी पे ही कौन सा जलप्रपात आप बोलोगे? भानकुंड, जी हाँ दोस्तों, भानकुंड जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात बनाती है, जिसकी अगर बात करें ऊंचाई दोस्तों तो कितना है आप बोलोगे सर? 38 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनाती है। ये पड़ता कहाँ है आप बोलोगे सर? यह है सागर में, याद रखिएगा सागर में। तो इस बेतवा की प्रमुख सहायक नदी आप बताओगे सर बीना, धसान और हलाली, और बीना पे ही एक भालकुंड, जी हाँ दोस्तों, भानकुंड जलप्रपात है, भानकुंड जलप्रपात है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आप बोलोगे भालकुंड, भालकुंड है दोस्तों, भान लिख गया, भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 38 मीटर है, जो कि कहाँ पे स्थित है? सागर पे स्थित है। किस नदी पे? तो बीना नदी पे,
ये आपको याद रखना है, बीना नदी पे। आगे अगर चलते हैं दोस्तों, अगर अगले बात करते हैं इसके अपवाह क्षेत्र की, तो अपवाह क्षेत्र दोस्तों, इसका अपवाह क्षेत्र दोस्तों इसका 46,580, जी हाँ दोस्तों 46,580 वर्ग किलोमीटर। बस दोस्तों आपको 5 नदियों का अपवाह क्षेत्र याद रखना है। जो प्रमुख 5 नदियां हैं वो मैंने सभी का अपवाह क्षेत्र लिखवा दिया है। पहली जो हमारी नर्मदा नदी थी उसका अपवाह क्षेत्र आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा। तो ये 5 नदियां, जिसके पहले 3 नदियां पढ़ाई गई हैं, तो आपको अपवाह क्षेत्र चंबल का भी बताना है हमें और सोन का भी बताना है, ठीक है ना। चंबल, सोन और नर्मदा तीनों का अपवाह क्षेत्र आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख फैक्ट्स हो गए। अगर अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रमुख नगर, जी हाँ दोस्तों इसके प्रमुख नगर हो चुके हैं। प्रमुख नगर वही हैं, अगर बात करें यहाँ से तो निकलती है रायसेन में सांची, और अगर बात करते हैं आगे विदिशा, पूरा साहित्य वो स्थापत्य कला वाला क्षेत्र है। आगे देखिए यहाँ पे ओरछा पड़ता है दोस्तों। तो ये सारे चीजें आपको याद रखनी है। अब इस नदी के कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। फैक्ट के बारे में आपको फैक्ट सारे याद रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वह सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो चलिए आगे बता दूं कि दोस्तों बेतवा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात, बेतवा और केन, जी हाँ दोस्तों बेतवा केन लिंक परियोजना भारत, जी हाँ दोस्तों मध्य प्रदेश की, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना या प्रोजेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, यहां से निकलती है कौन सी नदी, आप बोलोगे यहां से कटनी के पास से, कटनी से ही निकलती है कौन सी, केन नदी। तो यह भी आगे जा करके कहां पे मिलती है, यमुना में। तो इन दोनों नदियों को जोड़ा गया है, याद रखिएगा इन दोनों नदियों को जोड़ा गया है। तो इन दोनों को एक नहर के थ्रू जोड़ा गया है। तो भारत की पहली, आप बोलोगे बेतवा केन लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ये आपको याद रखना है, भारत की पहली। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि न केवल भारत की बल्कि पूरे के पूरे, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के साथ में भारत की ही महत्वपूर्ण योजना है। आगे दोस्तों अगर बात करें तो बेतवा को अगर बात करोगे दोस्तों, यह बेतवा आगे जाकर इस क्षेत्र में, चूंकि यह क्षेत्र काफी ज्यादा सूखा है, बहुत ज्यादा सूखा दोस्तों, आप देखते हो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, वह क्षेत्र बहुत ज्यादा सूखा है। इसीलिए दोस्तों यह जो क्षेत्र है बेतवा को, आप लिखिए बेतवा को बुंदेलखंड, जी हाँ दोस्तों बुंदेलखंड की जीवन रेखा, जी हाँ दोस्तों बुंदेलखंड की अगर जीवन रेखा पूछता है तो बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं अगर भारत मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की बात करेंगे तो आप लिखोगे नर्मदा। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपको कंफ्यूज हो सकते हो, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों तो नर्मदा को पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों तो बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट, फैक्ट में लिख लीजिए दोस्तों, बेतवा नदी के किनारे कौन सा दोस्तों, कंचन घाट स्थित है, जहां पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित 3 मंजिला छतरी स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंचन घाट अगर बात की जाए तो वह किसके तट पर है, आप बताओगे, वह बेतवा के तट पर है, जहां पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित 3 मंजिला, जी हाँ दोस्तों 3 मंजिला
अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक छतरी है। तो बीर सिंह याद रखिएगा 3 मंजिला ऐतिहासिक छतरी स्थित है। वहीं अगर बात करी जाए दोस्तों तो देवगढ़ इस नदी के किनारे स्थित है। देवगढ़ अगर बात की जाए दोस्तों, देवगढ़। अगले फैक्ट की अगर बात की जाए तो देवगढ़, कौन सा गढ़? देवगढ़। देवगढ़ बेतवा के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, देवगढ़ याद रखिए कि देवगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नगर है। अगर बात की जाए तो देवगढ़ कहाँ स्थित है? बेतवा के तट पर स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। आप बताओगे दोस्तों, जिसे बेतवा का आइसलैंड, बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट्स आपको एकदम से कंठस्थ कर लेने हैं, आपको एकदम से याद कर लेना है दोस्तों। इससे ज़्यादा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यहाँ से आपकी बेतवा नदी भी होती है कंप्लीट। जी दोस्तों, यहाँ से आपकी बेतवा नदी भी कंप्लीट होती है। तो आपकी अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपकी 5 नदियाँ, जो मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं, उनके बारे में हमने विस्तृत में अध्ययन कर लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों, एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में हम नदियों का उद्गम, समापन और जो महत्वपूर्ण उसके फैक्ट्स होंगे उनको पढ़ेंगे। आपको लंबाई केवल 5 नदियों की याद रखनी है दोस्तों। 5 नदी कौन कौन सी जो हमने क्रमशः पढ़ी? चंबल, जिसकी लंबाई अगर बात की जाए दोस्तों, कितनी लंबाई थी? तो आप बताओगे सर, क्रम से आपको याद रखना, केवल 5 नदियों की आपको लंबाई पेपर में पूछा जाता है, उन 5 की याद रखना है। तो पहली नदी दोस्तों, पहली है नर्मदा। नर्मदा मैं नंबर डाल लिख रहा हूँ यहाँ पे। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। दूसरी नदी दोस्तों कौन सी थी? दूसरी थी चंबल। चंबल की लंबाई कितनी थी दोस्तों? चंबल की लंबाई थी 964 या 965, याद रखिएगा। तीसरी नदी कौन सी दोस्तों? तीसरी थी सोन। कितनी लंबाई? तो आप बोलोगे सर 780 किलोमीटर, सभी किलोमीटर में है। आगे बात कीजिए दोस्तों चौथी, तो चौथी दोस्तों हमने नदी कौन सी पढ़ी? ताप्ती, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर। पांचवी नदी कौन सी दोस्तों? तो पांचवी नदी की अगर बात करते हैं दोस्तों बेतवा। बेतवा की अगर लंबाई बात करते हैं दोस्तों 480 किलोमीटर। अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा, बेतवा की लंबाई 480 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है, 5 प्रमुख नदियों की ही लंबाई याद रखनी है मध्य प्रदेश में। कौन सी? नर्मदा, दूसरी हो गई आपकी चंबल, तीसरी हो गई आपकी कौन सी? सोन, चौथी हो गई फिर ताप्ती, फिर ये। अब इनको क्रम से कैसे याद रखना है? देखिए, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मैप में, तो पहली नदी देखिए यहाँ से ऐसे जा रही पश्चिम की ओर। दोस्तों 4 दिशाएं होती हैं, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो देखिए पहली नदी कैसी प्रवाहित हो रही है? ऐसे। दूसरी चंबल देखेंगे यहाँ से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो दूसरी ऊपर की ओर जा रही है। तीसरी सोन देखिए यहाँ से जा रही है इधर पूर्व की ओर, तो तीसरी ऐसे जा रही है। ये नदी ऐसे जा रही है, ये नदी ऐसे जा रही है, ये नदी कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो देखिए पहली नदी ऐसे आई, एक चक्र टाइप बन रहा, देखिए पहले इधर आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। देखिए घड़ी की क्लॉकवाइज, भाई घड़ी का कांटा यहाँ से पहले घूमा ऐसे, फिर जाएगा ऐसे। तो पहले इधर हो गई कौन सी नदी? तो आप याद रखिए पहली नर्मदा, दूसरी कौन सी हो गई? आप बोलोगे दूसरी हो गई कौन सी नदी? दूसरी हो गई ये चंबल उत्तर की ओर। फिर आगे जाएंगे सोन, तो इधर, फिर यहीं से सर्कल रिपीट हो जाएगा, फिर यहीं से आ जाती है कौन सी? इधर ही। तो आप बोलोगे ताप्ती, ये हो जाएगी ताप्ती, और फिर ताप्ती की बात देखिए फिर चली गई उत्तर की ओर कौन सी? बेतवा। तो देखिए क्रम वही है, तो ऐसे आप याद भी कर सकते हो, ऐसे क्रम बना करके। तो दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण नदियों के वाला टॉपिक है वो चल रहा है। इसके बाद हम एक ही लिस्ट में पूरी नदियों को कवर अप कर लेंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम लेकर के आएंगे MCQ, जितना अभी पढ़ा दिया गया है। मतलब कि हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ाया, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश का जो परिचय के बाद हमने मध्य प्रदेश के जो आप देखोगे हमने बांटा था भौगोलिक क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, भौगोलिक स्वरूप को हमने बांटा था, जो 7 भाग में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के, उनके MCQ प्लस साथ में नदियाँ। तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से हम MCQ सॉल्व करेंगे जो अभी एग्जाम में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आपको वाकई में हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप निरंतर इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को
और जो आपके रिलेटिव हों सबको A3 एकेडमी के बारे में बताइए और उनको अपने परिवार के साथ जोड़िए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह अपना एक परिवार है। और अब एक बात और, आपको अगर सब्जेक्ट्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, और जो मैथ्स में अलजेब्रा चल रहा है प्रकाश सर के द्वारा, ये सारे टॉपिक की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इन सब की PDF प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उनको जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कर दिए और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आप मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।